मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। पुतिन के करीबी की धमकी से भड़के ट्रंप, दे डाले रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश। अमेरिका के मोंटाना में एक बार हुई शूटिंग, 4 लोगों की मौत। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को टाला, जाने ट्रंप ने कौन सी नई तारीख दी। प्रधानमंत्री मोदी का 51वां काशी दौरा, 52 परियोजनाओं का आज करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आरोप बेबुनियाद, राहुल गांधी के मतदाताओं से धोखाधड़ी के दावों पर चुनाव आयोग। लड़कियां नंगी हो पैसे कमा रही, वायरल विवादित बयान पर साध्वी ऋतंबरा ने मांगी माफी, क्या कुछ कहा। पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए सरकार क्या कर रही है, विदेश राज्य मंत्री ने संसद में बताया। यूएस टैरिफ के झटके से लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 250 अंक टूटा, निफ्टी 24,700 से फिसला। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के 8 राज्यों के हिस्से, कांग्रेस सांसद के सवाल पर विदेश मंत्री ने क्या कहा। वियतनाम में $10 अरब का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, रणनीतिक साझेदारी पर जोर। राज्यसभा में फिर 100 के पार पहुंची बीजेपी, 3 मनोनीत सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन। की उठाई आवाज तो लाठियों से मिला जवाब, एसएससी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों ने सुनाई आप बीती। अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप के बयान से बेखौफ भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले 40 पैसे हुआ मजबूत। शाहरुख खान ने 33 साल के करियर में पहला नेशनल अवार्ड जीतने पर शेयर किया वीडियो, बोले मैं भावुक हूं। द केरल स्टोरी का नेशनल अवार्ड्स में जलवा, जीते बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमोग्राफी के अवार्ड। चलिए विस्तार से जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने यह आदेश रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक भड़काऊ बयानों के आधार पर उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके बयान मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि शब्द बहुत अहम होते हैं और अक्सर अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उन उदाहरणों में से एक नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। बता दें कि पिछले दिनों रूस ने ईरान में परमाणु स्थलों पर अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना हमलों की कड़ी निंदा की थी। रूस ने हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की ओर से किया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया था। साथ ही कहा कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी और परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी की व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा था? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम चैनल पर ट्रंप के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत रूस की डेड इकोनॉमी और खतरनाक क्षेत्र में एंटर करने से पहले उनको अपनी पसंद की फिल्में वॉकिंग डेड को याद करना चाहिए। उनको ये भी समझना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह अस्तित्व में हो या ना हो। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा था कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भूल जाना चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड कहते हुए कुछ ऐसा कह दिया था जिससे रूस भड़क गया था और दिमित्री मेदवेदेव ने डेड हैंडल वाला बयान दे दिया। मोंटाना के एक बार फिर शुक्रवार को गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कई मील दूर एक इलाके में तालाबंदी कर दी गई क्योंकि अधिकारी एक जंगली इलाके में संदिग्ध की तलाश कर रहे थे। जांच का नेतृत्व कर रहे मोंटाना आपराधिक जांच विभाग के मुताबिक गोलीबारी सुबह लगभग 10:30 बजे एनाकोंडा के द आउल बार में हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्वाट टीम ने उसके घर की तलाशी ली थी और उसे आखिरी बार स्टंप टाउन इलाके में देखा गया था।
जो एनाकोंडा के ठीक पश्चिम में है। स्थानीय और राज्य पुलिस के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी उस इलाके में जमा हो गए हैं और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति न हो। वहां रहने वाले एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी रैंडी क्लर्क ने बताया कि जब अधिकारी पेड़ों के बीच घूम रहे थे तब एक हेलीकॉप्टर पास की एक पहाड़ी पर ही मंडरा रहा था। मोंटाना हाईवे पेट्रोल ने एक बयान में कहा कि ब्राउन के हथियारबंद होने की आशंका है। जैसे ही गोलीबारी की पूरे शहर में खबर फैली, व्यापारियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और ग्राहकों के साथ अंदर छिप गए। गोलीबारी वाले स्थान से कुछ ही ब्लॉक दूर स्थित कैपिटलर्स टू बटरफ्लाइज चाइल्ड केयर नामक नर्सरी की मालकिन सेट हुआर्ट ने बताया कि किसी ने उन्हें हिंसा की जानकारी देने के लिए फोन किया था। उसके बाद उन्होंने बच्चों को पूरे दिन अंदर ही रखा। हुआर्ट ने कहा, हम लगातार ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स और सक्रिय शूटर ड्रिल्स कर रहे हैं, इसलिए हमने सुविधा को बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए और हमारे पास एक शांत जगह है जहां हम अपनी सभी खिड़कियों और दरवाजों से दूर गतिविधियां करते हैं। एनाकोंडा मिसौला से लगभग 75 मील 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ों से घिरी एक घाटी में स्थित है। लगभग 9000 लोगों की आबादी वाला ये शहर 1800 के दशक के अंत में तांबे के व्यापारियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने आसपास की खदानों से लाभ कमाया था। घाटी के ऊपर एक स्मेल्टर्स टैंक मंडरा रहा है जो अब चालू नहीं है। एनाकोंडा स्थित फायरफ्लाई कैफे की मालकिन ने बताया कि एक दोस्त द्वारा गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद उन्होंने शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे अपना कैफे बंद कर दिया। कैफे मालकिन बार्बी नेल्सन ने कहा, हम मोंटाना में रहते हैं, इसलिए बंदूकें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे शहर के बंद होने से हर कोई काफी परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। अब ये टैरिफ 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त से प्रभावी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ये 7 अगस्त से लागू होंगे। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है, पहले ये 29% था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है जो 41% है। लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद 31 जुलाई तक का समय दिया था, फिर 90 देशों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा गया था। हालांकि इस बीच अमेरिका का महज 7 देशों से समझौता हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नए टैरिफ की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, भारत हमेशा से रूस से अधिकांश सैन्य आपूर्ति खरीदता आया है और अब चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की उम्मीद कर रही है, भारत का ये रुख उचित नहीं है। ये चीजें अच्छी नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि इसलिए भारत को 25% टैरिफ देना होगा और इन कारणों को लेकर उसे एक अतिरिक्त जुर्माना भी भुगतना होगा। वहीं ट्रंप के इस ऐलान पर भारत ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए इस टैरिफ पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को देश चलाना नहीं आता है। इस सरकार ने देश की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। पहले ये टैरिफ 1 अगस्त शुक्रवार से लागू होने थे, लेकिन ट्रंप ने इस निर्णय को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन नामक एक कार्रवाई आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा की थी। भारत इनमें से एक प्रमुख देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे और यहां 2183.45 करोड़ की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि पावन श्रावण माह में रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले प्रधानमंत्री अपनी काशी यात्रा में शनिवार को लगभग 2183.45 करोड़ की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी और विकास की योजनाएं शामिल हैं। किसानों को देंगे 20,500 करोड़ की सौगात।
प्रधानमंत्री दिव्यांगजनों और वृद्धों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा देश के अन्नदाताओं को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसमें पूरे देश के 9.70 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित होगी। प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली कालिका धाम गांव में प्रस्तावित है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। बयान में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये 51वां काशी दौरा होगा। मोदी सुबह लगभग 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली कालिकाधाम गांव स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। इस जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों के भागीदारी करने का अनुमान है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में कोई कमी न रहे, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। वे शुक्रवार को ही काशी पहुंच गए। सीएम योगी ने देश शामकाल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये उनकी सावन मास में बाबा विश्वनाथ के दरबार में तीसरी बार हाजिरी रही। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की वाराणसी एयरपोर्ट पर अगुवाई की। इसके पहले वह उनके कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है। चुनाव आयोग ने अपने कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल आरोप लगाया था और दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। साथ ही कहा था कि रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग रोज नए ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहा है। सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहता है। आयोग ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, वे नहीं आते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग और उसके कर्मियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने इसे निंदनीय बताया है। चुनाव आयोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। वोट चोरी हो रही है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, मैंने बोला है कि वोट चोरी हो रही है। अब हमारे पास एकदम पुख्ता सबूत है कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है। मैं हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% सबूत के साथ बोल रहा हूं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो, राहुल गांधी। उन्होंने दावा किया, हम जैसे ही ये जारी करेंगे पूरे देश को पता लग जाएगा कि आयोग वोट चोरी करा रहा है और भाजपा के लिए करा रहा है। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं कि निर्वाचन आयोग में जो भी काम कर रहे हैं आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है। आप सेवानिवृत्त हो गए हैं या कहीं भी हो, आपको ढूंढ कर निकालेंगे। बीते कुछ दिनों से लड़कियों और महिलाओं पर दिए गए कथावाचक और धर्मगुरुओं के बयान पर बहस छिड़ रही है। सोशल मीडिया से लेकर घर तक लोग इस बहस में शामिल हो रहे हैं। कई लोग धर्मगुरुओं के दिए बयान पर सहमति जताते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैसे लोगों की भी एक बड़ी संख्या है जो इन बयानों के कारण कथावाचकों और धर्मगुरुओं की आलोचना करते हैं।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी महाराज के अब इन महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले धर्मगुरुओं में नया नाम साध्वी ऋतंभरा का जुड़ा। साध्वी ऋतंभरा ने लड़कियों को लेकर की अपने विवादित टिप्पणी में कहा कि इन दिनों हिंदू लड़कियां नंगी होकर पैसे कमा रही हैं, गंदे ठुमके लगाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। साध्वी ऋतंभरा के इस बयान के बाद भी बहस छिड़ी। कई लोग साध्वी की बात की आलोचना करते नजर आए। इस विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद शुक्रवार शाम मिलेनियम पर आई साध्वी ऋतंभरा ने प्रतिक्रिया दी। महिलाओं पर ही केवल टिप्पणी की जा रही है। इस सवाल पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि ऐसा नहीं है। हम लोग महिलाओं से आशा रख रहे हैं, अनुशासित होना शासित होना नहीं होता। मेरी पीड़ा पर्वत जैसी होती है, मैं अपनों के बीच अपनी पीड़ा को बताती हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात है जो अब वायरल हो गई है। कोई भी देश अपनी भूमि से महान नहीं होता, देश वहां रहने वाले नागरिकों की भूमिका से महान होता है। मेरी बात से बुरा लगा तो मातृशक्ति क्षमा करे। साध्वी ने आगे कहा कि यदि मेरी बातों से मातृशक्ति को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन हम अपने भारतीयों की ऐसी भूमिका नहीं रही है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। उच्च श्रृंखलता सही नहीं है। नंगे शब्द के प्रयोग पर साध्वी ने कहा कि मैं भी मनुष्य हूँ, निश्चित रूप से मुझसे भी गलती हो सकती है। यदि मैं निरावरण कहती, निर्वस्त्रता कहती तो ज्यादा अच्छा होता। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुकी पद्मश्री से सम्मानित साध्वी ऋतंभरा ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। रील देखने वाले बच्चे अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मुझे हृदय से खेद है कि मुझे वो नंगी शब्द नहीं कहना चाहिए। मंचा वाचा कर्मणा एक नहीं होते, फिर घर नरक बन जाता है। मैंने जो बातें कही बेहद ईमानदारी से मान रही हूँ। मुझे वो शब्द नहीं कहना चाहिए था। साध्वी ने कहा, मेरा जो बयान आज वायरल हुआ वो मैंने काफी पहले किसी कथा में कहा था। आज किसी ने इसे काटकर वायरल कर दिया। मुझे उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं मातृशक्तियों से क्षमा मांगती हूँ। विपक्षी दल अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए क्या कर रही है। अब सरकार ने संसद में बताया है कि इस मामले में वह कूटनीतिक तरीके से क्या कदम उठा रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने को कह रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि पाकिस्तान ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है और सरकार ने इस्लामाबाद को अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने के लिए कहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, पाकिस्तान ने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने को कह रही है। मंत्रालय से पूछा गया कि पीओके को वापस लेने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने आगे कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया है और इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के बदलाव से उनके सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का ये दृढ़ और सैद्धांतिक रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग थे और हमेशा रहेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा 1994 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में इसकी पुष्टि की गई थी। मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि नक्शे में पीओके को कैसे दर्शाया गया है। इस पर मंत्री ने कहा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नक्शे में स्पष्ट रूप से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दर्शाया गया है, जिसमें पीओके का क्षेत्र भी शामिल है। एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारत ने आतंकवाद की जड़ों पर सख्त कार्रवाई करने, किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त न करने और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने के अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने अप्रैल-मई 2025 में हुई सैन्य झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दिया है। 1 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। अमेरिकी सरकार द्वारा भारत सहित कई देशों पर नए टैरिफ लगाने के फैसले का असर सीधे तौर पर भारतीय बाजार को देखने को मिला।
सुबह के कारोबार में ही सेंसेक्स करीब 270 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी भी 24,700 के नीचे फिसल गया। सुबह 9:26 पर बीएसई सेंसेक्स 270 अंक की गिरावट के साथ 80,915.43 पर ट्रेड कर रहा था। इसी समय निफ्टी 80.95 अंक गिरकर 24,687.4 के स्तर पर पहुंच गया, यानी बाजार खुलते ही इन दोनों प्रमुख इंडेक्स में 0.33% की गिरावट देखी गई है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% से अधिक गिरावट बाजार में फार्मा शेयर गिरावट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस कारण शुरुआती कारोबार में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% से अधिक गिर गया है। इसके अलावा ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और रियलिटी इंडेक्स भी लाल निशान में थे। एफएमसीजी, मीडिया और एनर्जी इंडेक्स हरे निशान में थे। ये है आज के टॉप लूजर्स और गेनर्स। सेंसेक्स पैक में एचयूएल, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीजी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स थे, जबकि सन फार्मा, एम&एम, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, इन्फोसिस टेक, महिंद्रा और सुजुकी टॉप लूजर्स थे। अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी। बाजार में गिरावट के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सुबह 9:45 पर अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 2.17% चढ़ा, जबकि अडानी टोटल गैस में 1.89% की तेजी दर्ज हुई। अडानी पावर 1.54% उछला और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1.34% की बढ़त देखी गई। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.25% और अडानी विल्मर 1.12% चढ़ा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 0.49% की मामूली बढ़त रही। ऐसे वक्त में जब ग्लोबल मार्केट दबाव में है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में यह तेजी के निवेशकों के भारी भरोसे को दिखाती है। भारतीय बाजार पर ट्रंप के 25% टैरिफ का असर। अमेरिका के इस फैसले ने दुनिया भर के ट्रेडिंग सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत दर्जनों देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% तक का टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लागू कर दी है। इसका सीधा असर आयात, निर्यात और विदेशी निवेशकों की धारणा पर पड़ा है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय बाजार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ट्रेड वॉर जैसे संकेतों से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका इस तरह के टैरिफ और सख्त फैसले लेता रहा तो आगे भी भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करने की सलाह दी जा रही है। बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। जवाब में बताया गया कि भारत सरकार ने सल्तनत-ए-बांग्ला नाम से सक्रिय एक इस्लामी समूह पर ध्यान दिया है, जो ढाका में सक्रिय है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समूह को तुर्की के एक गैर सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त है। समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। मंत्री ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। सल्तनत-ए-बांग्ला ने इस साल की शुरुआत में शाहबाग स्थित ढाका विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। यह प्रतिष्ठित संस्थान अब इस अलगाववादी समूह का अस्थायी मुख्यालय है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि यह समूह कट्टरपंथी विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश में युवाओं को, खासकर उन युवाओं को जो एक ग्रेटर बांग्लादेश के निर्माण के पक्ष में है, लामबंद कर रहा है। ये संगठन काफी समय से मध्यकालीन बंगाल सल्तनत की विरासत की बात कर रहा है। समूह द्वारा जारी तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश के विवादास्पद मानचित्र में म्यांमार का अराकन क्षेत्र और भारत का बड़ा हिस्सा भी शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, बिहार, ओडिशा और अन्य पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। सल्तनत-ए-बांग्ला का नाम बंगाल सल्तनत से लिया गया है, जो एक स्वतंत्र मुस्लिम शासित राज्य था, जिस पर 1392 और 1588 ईस्वी के बीच शासन किया गया था। सल्तनत के अंतर्गत वर्तमान पूर्वी भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्से आते थे। भारतीय एजेंसियों को इस बात की ज्यादा चिंता है कि ये समूह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ कितना करीब है। अधिकारियों को पता चला है कि इस संगठन को मिलने वाला धन दीना अफरोज यूनुस से जुड़ा है,
जो मोहम्मद यूनुस की बेटी है। वह कथित तौर पर बेलिया घाटा उप जिला स्थित एक गैर सरकारी संगठन CSS बांग्लादेश की मुख्य वित्त पोषक है। इस NGO की पहचान संगठन की शाखा बरवाए बंगाल के रसद और भर्ती केंद्र के रूप में की गई है। ये उप समूह बांग्लादेश के युवाओं की भर्ती और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करने का काम करता है। सल्तनत बांग्ला के संचालन को तुर्की युवा संघ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वह गैर सरकारी संगठन समूह को वित्तीय और वैचारिक सहायता प्रदान करता है। इस समूह का उदय ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में भारी अनिश्चितता का माहौल है। यूनुस सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी समूहों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। उनके शासनकाल में जमाते इस्लामी शक्तियां हो गई। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद जमात पर प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन उन्होंने इसके सदस्यों को अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने और फैसले लेने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा यूनुस के एक नेतृत्व में पाकिस्तान बांग्लादेश में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए वीजा नियमों में ढील दी गई है और इस्लामाबाद के लिए समुद्री मार्ग भी खोल दिया गया है। इस तरह के घटनाक्रमों से भारतीय एजेंसियां सल्तनत बांग्ला और उसके उदय को लेकर चिंतित हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार ने उन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है कि ढाका में सल्तनत बांग्ला नामक एक इस्लामी समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये नक्शा ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया है। भारत का अडानी ग्रुप वियतनाम में 10 अरब डॉलर लगभग 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर विचार कर रहा है। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम के साथ हनोई में हालिया मुलाकात में यह खुलासा किया है। वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वियतनाम के बिजनेस ट्रिप पर लगाए गए अडानी समूह के संस्थापक चेयरमैन गौतम अडानी ने देश की दूरदर्शिता और राष्ट्रीय विकास की रणनीति की सराहना की। उन्होंने हाल के वर्षों में वियतनाम द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रगति पर बधाई भी दी। अडानी ग्रुप के बारे में बताया। बैठक के दौरान गौतम अडानी ने महासचिव लाम को अपने ग्रुप की वैश्विक क्षमताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप के पास भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्टों में निवेश और संचालन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट का जिक्र भी किया। यह भी बताया कि अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर है। इन क्षेत्रों में निवेश का इरादा। गौतम अडानी ने महासचिव लाम को अडानी ग्रुप के वियतनाम में चल रही गतिविधियों व दीर्घकालिक योजनाओं की जानकारी दी और 10 बिलियन डॉलर तक के रणनीतिक निवेश का वादा किया। उन्होंने बताया कि उनका ये निवेश वियतनाम की प्राथमिकताओं और अडानी ग्रुप की क्षमताओं के अनुरूप होगा। गौतम अडानी ने अपने ग्रुप के वैश्विक अनुभव और क्षमता के आधार पर वियतनाम के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश की इच्छा व्यक्त की। इनमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने वियतनाम में अडानी ग्रुप के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में महासचिव लाम की पार्टी और सरकार से लगातार समर्थन की उम्मीद जताई। लाम ने ग्रुप की रणनीति को सराहा। जवाब में महासचिव लाम ने हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक तरक्की में अडानी ग्रुप की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने वियतनाम में अडानी ग्रुप की दीर्घकालिक निवेश रणनीति की सराहना की और इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बताया। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने अडानी ग्रुप को संबंधित मंत्रालयों और स्थानीय अधिकारियों से सीधे संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि साझेदारी की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जा सके और प्रस्तावित परियोजनाओं पर अमल में तेजी लाई जा सके। साझा प्रयास से मिलकर देश का विकास करें। उन्होंने कहा कि वियतनाम घरेलू और विदेशी निवेश वाली कंपनियों को हर संभव अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ऐसी परियोजनाओं से देश को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र विकास में योगदान दिया जा सके। महासचिव लाम ने 2016 से चल रही वियतनाम भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने अडानी ग्रुप समेत दोनों देशों की कंपनियों से आग्रह किया कि वे आर्थिक, व्यापार और निवेश में सहयोग करते हुए साझा प्रयास से अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। राज्यसभा में बीजेपी फिर 100 के पार पहुंच चुकी है। हाल ही में मनोनीत हुए 3 राज्यसभा सांसदों के दम पर भाजपा का आंकड़ा 102 पहुंच गया है।
मालूम हो कि बीते दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंद मास्टर को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया था। इन 3 सांसदों के दम पर राज्यसभा में अब बीजेपी का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। तीनों मनोनीत सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उज्ज्वल निकम पहले भी भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वो उच्च सदन में पार्टी की आवाज को बुलंद करेंगे। 3 मनोनीत सांसदों ने भाजपा का दामन थामा। उज्ज्वल निकम के अलावा राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर भी भाजपा के राजनीतिक विचारों के करीब थे। सदानंद मास्टर को केरल में आरएसएस को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, जबकि राजनयिक हर्षवर्धन देश के राजनयिक होने के साथ साथ पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका निभाई थी। अब राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 102 इन 3 मनोनीत सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से उच्च सदन में पार्टी के सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 102 हो गई है। इससे पहले बीजेपी ने अप्रैल 2022 में 100 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन बाद में बीजेपी की संख्या घट गई थी। पिछले हफ्ते तक बीजेपी के 99 सांसद थे। अब बीजेपी की 102 सांसद, जिनमें 5 मनोनीत सांसद शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस के ही 100 से अधिक राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1988 से 90 में कांग्रेस के 108 सांसद थे, जो बाद में धीरे धीरे घटते चले गए। देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन और अनियमितताओं को लेकर है। छात्रों को इस आंदोलन में उनके शिक्षकों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब हमने अपने हक की आवाज उठाई तो हमें लाठियों से जवाब मिला। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए, तकनीकी खामियों को दूर किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। छात्र ने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे इंग्लिश टीचर संजीव सर का हाथ तोड़ दिया और नीतू मैम को घसीटते हुए ले जाया गया। जब हम सिर्फ यह पूछ रहे थे कि परीक्षा में फोन कैसे अंदर जा सकता है, तो हमें पीटा गया। खराब सुरक्षा व्यवस्था और घटिया क्वालिटी के पेन। एक अन्य छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की स्थिति बेहद खराब थी। दूर दराज की लोकेशन, टूटी सड़कें, खराब सुरक्षा व्यवस्था और घटिया क्वालिटी के पेन। आप कहते हैं कि सिर्फ 2-3 मिनट खराब हुए, लेकिन उन्हीं मिनटों में एक होनहार छात्र 4 सवाल हल कर सकता था। 50-55 हजार बच्चों के साथ ही तो गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एसएससी के अधिकारी छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे। जब सीपीओ का रिजल्ट पूछा गया तो अधिकारी ने कहा कि लैपटॉप में पड़ा है, उठा ले जाओ, और जब छात्रों की पिटाई की बात की गई तो जवाब मिला 50-55 हजार बच्चों के साथ ही तो गलत हुआ है। क्या ये मजाक है? छात्रों ने यह भी बताया कि कई प्रश्नों के उत्तर गलत थे और उत्तरमाला में भारी गड़बड़ी थी। हमने खुद पेपर देखा है, आंसर मैच नहीं कर रहे थे। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। हमें न बोलने दिया जा रहा है, न विरोध करने। आवाज उठाओ तो लाठी चलती है। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि वे परीक्षा देने नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया या प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए। एक छात्र ने कहा, मैं उत्तराखंड से आया था, लेकिन अब मेरा एग्जाम छूट गया। संजीव सर का हाथ तोड़ दिया गया। सौरभ यादव ने बताया कि एसएससी में जो धांधली हो रही है वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षा केंद्रों पर बच्चों के साथ मारपीट की गई। हमारे इंग्लिश टीचर संजीव सर का हाथ तोड़ दिया और नीतू मैम को घसीटते हुए ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कल टीचर डेलीगेट्स चेयरमैन से मिलने आए थे, लेकिन अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है। सभी टीचर्स ने वीडियो बनाकर छात्रों से दिल्ली कूच का आह्वान किया। अब हम जंतर मंतर पर हैं और हमारी एक ही मांग है, बच्चों के लिए निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली हो। सौरभ ने एसएससी की पुरानी गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2017 में भी यही सब शुरू हुआ था। पेपर लीक, अंदर पर्चियां, टियर 2 पेपर सॉल्व, अब वही दोहराया जा रहा है। सौरभ यादव ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यह कहकर रोका कि मॉनसून सत्र चल रहा है और धारा 144 लागू है, इसलिए 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन आंदोलन जहां भी होता है वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और बच्चों के हक की आवाज है, कोई खतरा नहीं है। 1 अगस्त को भारतीय करेंसी में पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली, जब रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे की बढ़त के साथ 87.25 पर पहुंच गया।
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप ने इस मजबूती को सपोर्ट दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों और टैरिफ फैसले ने निवेशकों में बेचैनी बढ़ा दी है। डॉलर को लेकर ट्रंप का सख्त रुख, ब्रिक्स देशों पर निशाना। व्हाइट हाउस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने भारत के ब्रिक्स सदस्यता को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे अमेरिकी विरोधी देश का समूह बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स डॉलर को टारगेट कर रहा है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत से रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों और ब्रिक्स सदस्यता के चलते 25% टैरिफ के साथ अधिक पेनल्टी लगाई गई है। क्रूड में गिरावट से मिला सपोर्ट। जहां अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.07% की तेजी के साथ 100.3 पर रहा, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.97% गिरकर $72.53 प्रति बैरल पर आ गई है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिली और रुपए में मजबूती आई। आरबीआई के हस्तक्षेप से उभरा रुपया। बीते गुरुवार को अपना रुपया ऑल टाइम लो लेवल 87.75 से रिकवर होकर 87.65 पर बंद हुआ था। जानकारों का मानना है कि आरबीआई ने मार्केट में दखल दिया था, जिससे गिरावट थमी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि आरबीआई एक्टिव रहा तो रुपया जल्द ही 87 के लेवल को फिर से छू सकता है। शेयर बाजारों में कमजोरी बरकरार। एफआईआई बिकवाल, ट्रंप के टैरिफ ऐलान और डॉलर पर बयान के बाद घरेलू शेयर बाजार भी दबाव में रहे। दिन के कारोबार में सेंसेक्स में 145 अंक और निफ्टी में करीब 65 अंकों की गिरावट देखी गई। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों एफआईआई ने भी भारी बिकवाली करते हुए गुरुवार को 5,588 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। राजकोषीय घाटे में उछाल, जून तक पहुंचा 2.80 लाख करोड़ रुपए। सरकार का राजकोषीय घाटा 2025 से 26 के शुरुआती 3 महीनों अप्रैल जून में 2.8 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पूरे साल के लक्ष्य का 17.9% है। बीते साल के इस अवधि में ये आंकड़ा केवल 8.4% था। एक और जहां वैश्विक स्तर पर तनाव और अमेरिका की शक्ति चिंता पैदा कर रही है, वहीं भारतीय रुपया फिलहाल आरबीआई की मदद और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के दम पर मजबूती दिखा रहा है। लेकिन आगे की चाल अमेरिकी नीति, डॉलर की स्थिति और विदेशी निवेशकों के मूड पर निर्भर करेगी। इससे न सिर्फ रुपए का रुख बल्कि पूरी इकोनॉमी की दिशा तय हो सकती है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान ने आखिरकार अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया, जो 3 दशकों से ज्यादा लंबे सफर में काफी समय से बनता था। 33 सालों से बेहतरीन अभिनय और बेमिसाल करिश्मे से भारतीय सिनेमा पर राज करने वाले इस सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने सरकार, ज्यूरी और अपने अनगिनत फैंस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें 2023 में रिलीज हुई एटली निर्देशित जवान के लिए यह सम्मान दिलाया। शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर धन्यवाद करते हुए वीडियो शेयर किया है और उसे अपने खास अंदाज और इमोशन के साथ कैप्शन भी दिया है। मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। जूरी, आई&बी मिनिस्ट्री का शुक्रिया। इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार। मुझ पर बरसाए गए प्यार से मैं भावुक हूँ। आज सभी को आधा हक भेज रहा हूँ। वीडियो में किंग खान के साथ हाथ में लगी हुई चोट दिखाई दे रही। ये सिर्फ एसआरके के लिए नहीं बल्कि उन लाखों फैंस के लिए भी बड़ा पल है जो उन्हें सालों से पर्दे पर चमकते देख रहे हैं। ये नेशनल अवार्ड उनके करियर के लिए बहुत अहम वक्त पर आया है, जब उन्होंने 2023 और 24 में लगातार हिट फिल्मों के साथ शानदार वापसी की और फिर से दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लिया। आधा हक भले ही एसआरके का क्लासिक अंदाज हो, लेकिन इसके पीछे छपा उनका पूरा दिल ही इस जीत में सच में खास बनाता है। बता दें कि शाहरुख खान करीब 35 वर्षों से फिल्म जगत में है। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर अभिनेता के रूप में की थी और उस समय टेलीविजन में भी काम किया, जब ये माध्यम भारत में अपनी जगह बना रहा था। बाद में उन्होंने सिनेमा की ओर रुख लिया और टेलीविजन से सिनेमा में आने वाले सबसे सफल अभिनेता बन गए। उन्होंने दीवाना से अपना करियर की शुरुआत की। इसके बाद बाजीगर और डर में खलनायक की भूमिका को शानदार तरीके से निभाया। इसके बाद उन्होंने सदाबहार लव स्टोरी और मॉडर्न क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ खुद को किंग ऑफ रोमांस के रूप में स्थापित किया। विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी को नेशनल अवार्ड्स में डबल जीत हासिल हुई है। फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के अपने नाम अवार्ड किया है। फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह ने कई बड़े हिट फिल्में दी हैं,
इनमें से एक है द केरल स्टोरी, जिसने रिलीज के समय खूब हलचल मचाई थी। फिल्म की कहानी तेज और असरदार थी, लेकिन यह हिंदुत्व की लव जिहाद वाली थ्योरी पर आधारित थी। विवादित विषय होने के बावजूद इस फिल्म ने पूरे देश में गहरी छाप छोड़ी थी। अब द केरल स्टोरी को बड़ी पहचान मिली है। इस फिल्म ने साल 2023 के 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म अवार्ड्स में बड़ा धमाल लिया। प्रशांतनु मोहापात्रा को मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड, जबकि सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी बीच विपुल अमृतलाल शाह अपनी अगली डायरेक्टोरियल फिल्म हिसाब की तैयारी में जुटे हैं। यह एक हाईएस्ट थ्रिलर है, जिसमें जयदीप अहलावत और शेफाली शाह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सनशाइन पिक्चर्स और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी ये फिल्म 2025 के दूसरे हिस्से में रिलीज होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार 2023 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म 12वीं फेल रही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।